शिफाली उसे बच्चे की तरह समझा रही थी, जिस बात से राजू को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। शिफाली वैसे भी उम्र में काफी बड़ी थी, इसीलिए उसे शायद जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा हो और उसे रिश्ते नाते अच्छे से निभाना आता हो। लेकिन राजू ने अपने मन में ही सोचा कि अगर रिश्ते नाते इतने अच्छे से ही निभाना आते हैं तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इसने अपने फियांसे को जहर देकर मारने की कोशिश की। अगर ये कातिल नहीं हुई तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। फिर राजू ने अगले ही पल सोचा कि वो बेफजूल की बातें सोच रहा था। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना ज्यादा डीप जाकर नहीं सोचना चाहिए या फिर जजमेंट पास भी नहीं करनी चाहिए। राजू और शिफाली शिफाली के घर पहुंचे। राजू और शिफाली दोनों ही साथ में थे, लेकिन शिफाली के पैर में पहले से ही ऐसी चोट लगी थी जिससे वो ठीक से चल नहीं सकती थी। इसीलिए राजू ने उतरकर फौरन शिफाली की मदद की और उसे खुद पकड़कर सीढ़ियां चढ़ाई। शिफाली का घर बहुत आलीशान था। राजू को पहले से भी पता था कि शिफाली किसी बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखती होगी, लेकिन आज उसने देख भी लिया कि शिफाली का बंगला कितना आलीशान था। राजू दिल में यही सोच रहा था कि आखिर शिफाली ने राजू में ऐसा क्या देखा जो वो राजू को इतना ज्यादा करीब रखना चाहती थी। यहाँ तक कि राजू को नर्स की ड्यूटी पर रखने के लिए उसने सुष्मिता से बहस भी कर ली थी। वो बात और है कि सुष्मिता ने अपनी ही चलाई। हालांकि इस वजह से राजू का दोबारा से प्रमोशन हो गया और इसका एक फायदा राजू को जरूर हुआ था। शिफाली ने नोटिस किया कि राजू कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? राजू ने झट से अपने सारे ख्यालात को अपने दिमाग से हटाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस। वो दोनों मेन गेट के पास पहुंचे। राजू ने बेल बजाई। उस बड़े से दरवाजे को एक मेड ने खोला जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला बहुत ही अच्छी नेचर की इंसान थी। गोल मटोल सा चेहरा और उस चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहा करती थी। शिफाली को राजू के साथ देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हुई। शिफाली ने शकुंतला से कहा, अंदर आने का कौन कहेगा, हम यहीं खड़े रहे क्या? शकुंतला एकदम से नर्वस होकर बोली, नहीं नहीं आइए मैडम, हम बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि आप तो हॉस्पिटल में थी ना, और आप लोगों को क्या हुआ है? शकुंतला ने शिफाली के चेहरे पर थोड़ी बहुत खरोच नोटिस की और राजू के चेहरे पर तो इतनी ज्यादा मार पड़ी थी कि उसकी आंखें काली पड़ गई थी। शिफाली ने कहा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा, ये मेरा दोस्त है इसीलिए यहाँ पर ले आई। राजू शिफाली को चलने में हेल्प कर रहा था। ये देखकर शकुंतला थोड़ी सी घबरा गई। मैडम आप ठीक तो है ना, आप तो चल भी नहीं पा रही हैं। शिफाली ने कहा, अरे मैं ठीक हूँ, तुम जाकर कुछ खाने को लगा दो। राजू ने झट से कहा, नहीं नहीं, पहले आपके घाव को ड्रेसिंग की जरूरत है। जैसे ही राजू ने ये बात कही, शिफाली ने राजू की तरफ बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ देखा। राजू समझ गया कि शिफाली के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन फिर राजू ने शिफाली की स्माइल को इग्नोर करते हुए कहा, अगर अभी ड्रेसिंग नहीं की तो जख्म और भी ज्यादा फैल सकता है। शिफाली ने राजू को छेड़ते हुए कहा, जख्म तो कब का गहरा हो चुका है, अब नहीं भरेगा डॉक्टर साहब। शकुंतला वहां से राजू के लिए खाने के लिए कुछ लाने चली गई। राजू ने आराम से शिफाली को सोफे पर बिठाया और फिर उसने फर्स्ट एड किट के बारे में पूछा। वो शकुंतला ही बताएगी, शिफाली ने कहा। शकुंतला जल्दी से किचन से वापस आई और उसने राजू को एक फर्स्ट एड किट दी। राजू ने वो किट लेकर शिफाली की ड्रेसिंग करनी चाहिए, लेकिन शिफाली ने फौरन हाथ दिखाते हुए राजू को रुकने का इशारा किया और कहा, यहाँ नहीं, आराम से मेरे रूम में। राजू अंदर ही अंदर बड़ा टेंशन में आ गया कि शिफाली फिर से उसके साथ मस्करी करने की कोशिश करेगी। ऊपर से ये तो उसका घर ही था। राजू अभी इन सब चीजों के मूड में नहीं था क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ तनाव चल रहा था। थोड़ी देर में शकुंतला राजू के लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ बिस्किट लेकर आई। शकुंतला के चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ कहने में हिचकिचा रही थी। शिफाली शकुंतला के चेहरे को देखते ही समझ गई कि उसके मन में कुछ चल रहा है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? शकुंतला ने कहा, मैडम मेरे बेटे जुगनू को बुखार आ गया है, घर से फोन आया था, मैं थोड़ी देर में निकलने वाली थी, हमें पता नहीं था कि आप आने वाली हैं। शिफाली के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उसने कहा, अरे तो तू अभी तक गई क्यों नहीं, जा। लेकिन मैडम आपको तो बहुत ज्यादा चोट आई है, मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। शिफाली ने कहा, मेरी फिक्र मत कर, तू घर जा, अपने बच्चे का ख्याल रख, खुद को मैं संभाल लूंगी। ऊपर से ये डॉक्टर साहब है ना, ये मेरा ख्याल रखेंगे, क्यों डॉक्टर साहब? ये कहकर शिफाली ने राजू की तरफ देखा। राजू थोड़ा नर्वस हो गया। राजू अब ये सोचने लगा कि क्या उसे अब रात भर शिफाली के घर में रुकना पड़ेगा। राजू चुप रहा और उसने शिफाली को कोई जवाब नहीं दिया। वो शकुंतला से भी रुकने को कैसे कहता, उस बेचारी की भी मजबूरी थी, उसे जाना था। अब किसी का बच्चा बीमार हो तो कोई कैसे उससे कहे कि उसे रुक कर अपने मालिक का ख्याल रखना ही पड़ेगा। हालांकि राजू देख सकता था कि शिफाली को उस वक्त किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो रात भर उसके साथ रुके और उसका ख्याल रखे, लेकिन शकुंतला ने शिफाली का शुक्रिया अदा किया और वहां से जाने लगी। शिफाली ने पीछे से शकुंतला को आवाज लगाई, अरे रुक जा। शकुंतला वापस आई और फिर शिफाली राजू का सहारा लेकर दोबारा से खड़ी और शकुंतला के पास गई। शिफाली ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर शकुंतला के हाथ में रखे। शकुंतला लेने से मना कर रही थी, लेकिन शिफाली ने कहा, जाओ, ख्याल रखो अपना और अपने बच्चे का। शकुंतला ने उसके बाद ज्यादा जिद नहीं की। उसने शिफाली के हाथ से पैसा लिया और वहां से चुपचाप मुस्कुराकर चली गई। एक पल के लिए राजू के दिमाग में ये ख्याल भी आया कि कहीं शिफाली जानबूझकर तो शकुंतला को कहीं नहीं भेज रही, लेकिन फिर अगले ही पल राजू ने कहा कि नहीं, सच में शकुंतला को वहां से जाने की जरूरत थी। लेकिन अब क्या राजू को वहां रुकना पड़ेगा? राजू के मन में फिर से यही सवाल चलने लगा।
शेफाली ने पलटकर राजू की तरफ देखा। राजू के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। शेफाली ने हंसते हुए कहा, अरे मत घबराओ, तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए नहीं बोलूंगी, तुम अपने घर आराम से जा सकते हो। शेफाली चलकर राजू की तरफ आने लगी और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। राजू ने जल्दी से आगे बढ़कर शेफाली को सहारा दिया और उसे दोबारा सोफे पर बिठाया और फिर राजू ने जैसी फर्स्ट एड किट उठाना चाही, शेफाली ने कहा, मैंने कहा ना, मेरे रूम में चलकर आराम से मेरा इलाज करो। यह कहकर शेफाली राजू का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगी और अब राजू के दिलो दिमाग में हलचल मचने लगी। आखिर कोई इंसान कितना ही अवॉइड करेगा? जब लड़की उसके साथ इतना ज्यादा इंटीमेट होने की कोशिश करने लगे तो दो पल के लिए किसी का भी मन फिसल सकता है। राजू शेफाली के साथ उसके कमरे में गया। शेफाली ने अपना जैकेट उतारा और बेड पर लेटकर बड़े मजे से अपनी ड्रेसिंग करवाने के लिए तैयार हो गई। राजू के लिए यह बड़ा मुश्किल था, लेकिन राजू ने शेफाली के घाव को साफ करना शुरू किया। जहां जहां खरोच आई थी वहां पर उसने मरहम लगा दिया। कई जगह पर कट भी लगे थे, उसने पट्टी भी लगा दी और फिर राजू ने खुद के भी घाव की ड्रेसिंग करी। फिर उसके बाद शेफाली ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर राजू एकदम से सरप्राइज हो गया। उसे लगा उसके कान बज रहे थे। क्या सचमुच शेफाली उसको वहां से जाने के लिए कह रही थी? राजू के चेहरे पर हैरानी देखकर शेफाली ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? तुम्हारी माँ घर में अकेली रहती है ना। लेकिन फिर राजू ने कहा, और यहाँ आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले कैसे रहेंगे? शेफाली ने कहा, हाँ वैसे यहाँ पर तो मेरे कई सारे स्टाफ काम करते हैं, लेकिन सबको लगता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, इसीलिए कोई यहाँ पर नहीं है और मेरे एक फोन करने पर सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन मैं किसी को बुलाना नहीं चाहती। मुझे आज थोड़ा अकेले में रहना है, मुझे शांति चाहिए। राजू ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो शेफाली के चेहरे पर कुछ असमंजस देख सकता था। राजू सोच रहा था कि आखिर किसी चीज से शेफाली जूझ रही होगी। शेफाली के चेहरे पर जितनी शैतानी थी, मुस्कुराहट थी, उतनी ही ज्यादा कोई गहरा दुख दर्द भी छुपा हुआ दिखाई देता था राजू को। लेकिन इसका राज क्या था, राजू समझ नहीं पाता था। लेकिन शेफाली की अच्छाई राजू को साफ साफ दिखाई देती थी कि कैसे उसने अपनी मेड को फौरन पैसे देकर उसे वापस भेज दिया क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, और उसने राजू को भी वहां से जाने के लिए कह दिया क्योंकि उसकी माँ घर पर अकेली थी। शेफाली दूसरों के बारे में भी इतना कुछ सोचती थी, फिर वो इतनी अकेली कैसे है? राजू यही सब सोच रहा था। शेफाली ने जब राजू को इतने गौर से उसकी तरफ देखते हुए नोटिस किया तो कहा, अब देखो, ऐसे रुकोगे तो फिर जाने नहीं दूंगी, फिर बाद में मत कहना कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया या मैंने कुछ कर दिया। यह कहते हुए शेफाली बड़ी मस्ती के मूड में लग रही थी। लेकिन इस बार राजू भी मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक है, तब तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। शेफाली ने हंसकर कहा, अरे मैंने कहा ना, मेरे एक कॉल करने पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, बस मैं शांति चाहती हूँ इसीलिए अकेले रुक रही हूँ। अगर तुम्हें सचमुच मेरे साथ रुकना है तो बताओ, फिर थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा मेरा। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, घर पर माँ के लिए जाना होगा। यह सुनकर शेफाली हंसने लगी। शेफाली ने राजू को बाहर तक आकर उसे छोड़ा। शेफाली राजू को अपनी गाड़ी की चाबी दे रही थी, लेकिन राजू ने शेफाली को मना करते हुए कहा, नहीं मैडम, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। शेफाली ने कहा, खुददार इंसान हो, तुम्हें खुद की गाड़ी खुद खरीदनी है ना। फिर राजू ने कहा, जी हाँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घर जा सकता हूँ फिलहाल के लिए, पर आपका शुक्रिया। यह कहकर राजू वहां से चला गया। शेफाली उसको बड़े प्यार से जाते हुए देख रही थी। राजू ने कोई ऑटो रिक्शा नहीं लिया क्योंकि वो शेफाली के घर से जैसे ही निकला था, थोड़ी दूर पर जाकर उसे अपनी माँ के बारे में ख्याल आने लगा। उस बक्से के बारे में वो सोचने लगा जो उसकी माँ उससे छुपा रही थी। उस वक्त अंगूठी की वो भविष्यवाणी और बहुत सारी बातें राजू के दिमाग में चलने लगी और फिर राजू के पैर भी यूं ही चलने लगे। अपने घर की तरफ राजू चलता चला जा रहा था और रास्ता कैसे गुजर गया राजू को भी पता ही नहीं चला। लेकिन पहुंचते पहुंचते राजू को रात के 12:30 बज चुके थे। बीच में जानकी ने भी राजू को कई बार कॉल कर दिया था, लेकिन राजू ने फोन उठाया ही नहीं क्योंकि अपना फोन उसने साइलेंट पे लगा दिया था। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा खफा था। वो उससे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि जब तक वो उसे उस बक्से के बारे में नहीं बताएगी, राजू डिसाइड कर चुका था कि वो जानकी से बात ही नहीं करेगा। अगर जानकी जिद्दी है तो फिर राजू भी उसी का बेटा है। लेकिन फिर राजू को ख्याल आया कि उसे कम से कम फोन करके जानकी को बता देना चाहिए कि वो टाइम पर घर क्यों नहीं पहुंच सका, उसे क्यों देर होगी। राजू को इतना करना जरूरी था क्योंकि एक माँ होने के नाते हो सकता है जानकी बहुत ज्यादा घबरा रही हो कि राजू ठीक है या नहीं। इस बात को सोचते हुए राजू ने जैसे ही फोन निकाला तो उसने देखा कि शिवा की भी बहुत सारी मिस्ड कॉल थी, यानी चौधरी साहब भी शायद जानना चाहते थे कि राजू कहाँ है। राजू ये सोचकर कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर चौधरी साहब उस रॉयल पैलेस से अचानक से कैसे चले गए। बाकी सारे लोग वहां से चले गए, इसका मतलब तो समझ में आता है कि कोई भी नरेश सिंह के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था या कोई भी उस हंगामे में वहां पर खड़ा रहकर उसका भागीदार नहीं बनना चाहता था। लेकिन चौधरी साहब तो राजू के लिए इतना कुछ सोचते थे, फिर वो क्यों चले गए? लेकिन फिर भी राजू ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया और बताया कि वो थोड़ी ही देर में पहुंच रहा है। फिर उसने शिवा को फोन लगाया। शिवा ने फोन उठाया और शिवा ने फोन उठाते ही कहा, चौधरी साहब तुमसे बात करेंगे, ये लो। अगली आवाज चौधरी साहब की थी। चौधरी साहब ने कहा,